वत्सल, प्रेजेंट सर। हर्ष, शिव मिस्त्री, प्रेजेंट। कोमल चौधरी, प्रेजेंट सर। अतुल्य जोसेफ, निसर्ग पंचाल, प्रेजेंट सर। कृषा बक्ता, अनूप चौधरी, प्रेजेंट सर। कृष्णा, पलक, रिद, प्रेजेंट सर। भाविनी पटेल, रोहित सोनवानी। प्रेजेंट सर। डन। और किसी का नाम रह गया बेटा? लेट मी नो। एनीबडी एल्स? सबका अटेंडेंस हो गया? यस? यस बेटा। कोई रह गया हो तो बता दो, जिसका नाम मान लो लिस्ट में नहीं आया या फिर जिसकी प्रेजेंट नहीं लगी अभी तक। सबका हो गया? चलो ठीक है। सो आज हम आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। हमने रिफ्लेक्शन पूरा कवर कर लिया था लास्ट क्लास में, हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सब लोग चेक करेंगे बेटा, वाइट स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अटेंडेंस का शीट नहीं बोल रहा हूँ, वाइट स्क्रीन बोल रहा हूँ। वाइट स्क्रीन विजिबल है? नो सर। नो सर। अब देखो। यस। ठीक है, चलो। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन होता क्या एक्चुअली? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या लाइट बेंड कब होती? जब एक मीडियम जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना। चलो बेसिक्स तो हमें पता ही है क्योंकि हम ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन कर चुके थे, है ना। इसकी डेफिनेशंस वगैरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। तो जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब है। और इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास एक ग्लास का स्लैब है, ठीक है ना। ये हमारा सपोज करो ग्लास स्लैब है, ठीक है। इसका मटेरियल क्या है? ग्लास। और इसके सराउंडिंग में क्या है? एयर। तो एयर को ग्लास से जो लेयर सेपरेट करती है इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ठीक है, जो दो मीडियम को सेपरेट करते हैं, मतलब एयर को ग्लास से जो सेपरेट कर रही है, बाहर आपकी एयर है और अंदर आपका ग्लास का मटेरियल है। अब जैसे ही कोई लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है
जैसे ही कोई लाइट रेस पे इंसिडेंट होती है, सपोज करो ये आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे, जैसे ही लाइट रे आपकी इंसिडेंट होती है तो ये बेंड किस तरफ होनी चाहिए, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो बेंडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करेंगे इंटरफेस के परपेंडिकुलर। इंटरफेस के परपेंडिकुलर हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया? एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट किया। दिस इज आवर नॉर्मल एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर इंसिडेंट रे। तो जैसे ही आपकी लाइट एयर से ग्लास के अंदर एंटर होगी, है ना, जैसे ही आपकी लाइट जो है एयर से ग्लास के अंदर एंटर होगी तो वो उसका ओरिजिनल पाथ अगर मैं ट्रेस करूं तो ओरिजिनली वो यहाँ पे कहीं जाना चाहती थी। ओरिजिनली कहाँ पे जाना चाहती थी? आपकी जो लाइट है अगर बेंड नहीं होती तो यहाँ पे उसको जाना था, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, बिकॉज हमें पता है अगर कोई लाइट किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड ज़रूर होती है ना, उसकी बेंडिंग ज़रूर होती है। तो सपोज करो इस तरह से वो बेंड कर गई, इस तरह से आपकी लाइट जो है वो बेंड कर गई नॉर्मल के टुवर्ड्स, ठीक है, इस तरह से वो बेंड कर गई। तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या था? ये था, लेकिन जैसे ही ग्लास में एंटर हुई तो उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, वो इस तरफ से बेंड हो गई। सो अब यहाँ पे मैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करने जा रहा हूँ, जैसे दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑलरेडी हम जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल? What about this angle? Angle of refraction. Angle of refraction. refraction, very good. So angle of refraction का अगर definition बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे? Yes. Angle made by the refracted ray and the normal. Very good. Made by the refracted ray and the normal. And the normal angle made by the refracted ray. Now it is not a reflected ray, it is a refracted ray. ठीक है, this is your refracted ray. ठीक है, angle made by the refracted ray with the normal is known as your angle of refraction. ठीक है, अब जैसे ही आपकी ये रे वापस बाहर निकलेगी, देखो जैसे ये ग्लास से वापस बाहर निकलेगी तो अगेन मैं यहाँ पे एक इंटरफेस पे इसके एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करूँगा, है ना। अगेन आई विल कंसिडर अ नॉर्मल एक्सिस हियर, और अब ये लाइट रे जब ग्लास से बाहर जाएगी तो ये जाना तो इधर चाहती थी लेकिन ये अपने पाथ से फिर से डेविएट हो जाएगी। मतलब ये जाना इधर चाहती थी लेकिन ये अपने पाथ से फिर डेविएट हो जाएगी। अब डेविएट कैसे होगी? इस तरह से डेविएट, ठीक है। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपकी नॉर्मल एक्सिस से अवे हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया सबसे पहले, तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये आइडेंटिफाई किया गया कि जब भी लाइट आपकी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, अब रेयरर मीडियम क्या हो गया आपका? एयर, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर मीन्स यू कैन से हियर फ्रॉम एयर टू ग्लास। जब आपकी लाइट एयर से ग्लास में गई तो वो किस तरफ बेंड हुई? इट इज बेंडेड टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब आपकी लाइट एयर से ग्लास से वापस एयर में गई, ग्लास से एयर का मतलब डेंसर टू रेयरर, ग्लास इज योर डेंसर मीडियम ना, ग्लास इज योर डेंसर मीडियम।
from glass to air, the light is bended away from the normal. Light is bended away from the normal. क्या ये पॉइंट आपको समझ आ गया? So this bending of light, when a light is traveling from rarer to denser medium or denser to rarer medium, bending of light takes place, and this phenomena is known as refraction. Whenever light travels either from rarer to denser medium or denser to rarer medium, it always bends, and the bending is according to the medium. If it is traveling from rarer to denser, then it will bend towards the normal. If it is traveling from denser to rarer, it will bend away from the normal. ठीक है. अब आप ज्योमेट्री से देख सकते हो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा? व्हाट इज दिस एंगल में? ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल कौन सा एंगल होगा? यस? Angle of incidence. नो, इट इज ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. बेटा ध्यान से देखो, ये दोनों रेज, ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है. दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. Yes, sir. Alternate interior angles. Very good. These are alternate interior angles. Alternate interior angles. Getting it? Yes, sir. तो अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. एंड दिस एंगल इज नोन एज, देखो ये जो आपकी रे फाइनली बाहर निकल रही है, इस रे को हम बोलते हैं एमर्जेंट रे. इस रे को हम क्या बोलते हैं? एमर्जेंट रे. जो फाइनली ग्लास से बाहर निकल रही है, दिस इज योर एमर्जेंट रे. एंड द एंगल मेड बाय द एमर्जेंट रे विद द नॉर्मल, this angle is known as angle of emergence. This angle is known as angle of emergence. Getting it or not? So ये पूरा फिनोमिना आपका रिफ्रैक्शन का है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना. एकदम सिंपल तरीके से रिफ्रैक्शन हमने समझ लिया, रिफ्रैक्शन क्या होता है. अब इसके भी कुछ लॉज होते हैं. जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हमने उसके कुछ लॉज पढ़े थे, वैसे ही अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो इसके भी कुछ बेटा फंडामेंटल लॉज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन के लॉज कौन कौन से होते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. Next point is your laws of refraction. So first law is the incident ray, the refracted ray and the normal to the surface of the two media all lie in the same plane. देखो, चाहे आपकी इंसिडेंट रे हो, चाहे आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो, चाहे आपकी नॉर्मल रे हो, ये सभी की सभी रेज सेम प्लेन में लाई करेगी. देखो, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर नॉर्मल एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे. ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन. यस और नो? Yes?
All of you are getting this? सेकेंड लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेटा पहला लॉ तो समझ आ गया है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन की तरह ही है. जैसे हम Yes, sir. जैसे हम रिफ्लेक्शन में पढ़ते थे वैसे ही रिफ्रैक्शन में. बट सेकेंड लॉ यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है. सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ. ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है और एग्ज़ाम में हर बार मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस हैं कि इस पे से क्वेश्चन आए, या फिर स्नेल्स लॉ डायरेक्टली भी कई बार आपको पूछा जाता है. इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर दे. और दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ सेज दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल and sine of refraction angle is always constant. Snell's law says that the ratio of sine of incidence angle and sine of refraction angle is always constant. ठीक है? And this constant is known as the refractive index of the medium. Yes, sir. This constant is known as the refractive index of the medium. अब इसको भी वही हम ग्लास स्लैब के एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस स्नेल्स लॉ. ठीक है, सपोज करो हमारा वही ग्लास स्लैब है. अगेन आई एम कंसिडरिंग दैट ग्लास स्लैब ओनली, एंड आउटसाइड का मीडियम हमारा एयर है. ठीक है, अब जैसे ही आपकी लाइट एंटर हो रही है ना एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास हमारी लाइट ऐसे एंटर हो रही है. दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज अवर नॉर्मल एक्सिस. बेचारी लाइट जाना ऐसे चाहती थी लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो बेंड ऐसे हो गई. ठीक है, दिस इज अवर नॉर्मल एक्सिस, दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो स्नेल्स लॉ सेज दैट साइन ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये वाला एंगल आर, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यू कैन से इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, क्योंकि लाइट कहाँ पे एंटर हो रही है? ग्लास में. सो आई विल राइट लाइक दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air. Refractive index of glass with respect to air. ठीक है, बात समझ आई? बात समझ आई? क्लियर हुआ सबको ये? Yes, sir. ठीक है, तो अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम ये भी आपको बताएंगे कि हाउ टू अप्लाई दिस लॉ और दिस स्नेल्स लॉ. तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एकदम अच्छे से देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि अगर कोई भी लाइट जो है एयर से किसी दूसरे मीडियम में एंटर होती है, जैसा कि हमें पता है एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है बेटा? एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? किसी को पता है? यस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? एयर में जो हमारी लाइट की स्पीड होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड.
अब जैसे ये लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जैसे मान लो ग्लास में एंटर करती है, तो इसकी स्पीड में कुछ चेंज आ जाता है, इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, इससे थोड़ी स्पीड इसकी कम हो जाती है। अब कितनी कम होती है उस पैरामीटर को कौन बताता है? उस पैरामीटर को बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस अबाउट कि कितने फैक्टर से हमारी लाइट की स्पीड डिक्रीज हुई है जब वो एयर से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो बेसिक डेफिनेशन है, अब मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो बेसिक डेफिनेशन है वो यहाँ से डराइव हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ is defined as the speed of light in air, speed of light in air, or you can say vacuum, upon speed of light in medium, speed of light in medium। जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला कि मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है फॉर एग्जांपल, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें पता है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी? मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸/2, मतलब उसकी हाफ हो जाएगी। Means you can say it is 1.5 × 10⁸ meter per second. Yes or no? Yes? Yes, sir. So रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि अगर हमारी जो लाइट है एयर से किसी भी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में कितना डिक्रीमेंट आता है, किस फैक्टर से वो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ये हमें कौन बताता है? उसका जो इंडेक्स होता है, द इंडेक्स और यू कैन से द पैरामीटर विच टेल्स अस अबाउट बाय हाउ मच फैक्टर द स्पीड ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू एनी अदर मीडियम, इट इज नोन एज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया हो। यस? Yes. है ना? तो जनरली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, मतलब अगर हमारा सपोज करो मीडियम भी एयर है तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? अगर सपोज करो हमारी लाइट एयर से एयर में ही ट्रैवल कर रही है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विच इज डिनोटेड बाय c एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विच इज डिनोटेड बाय v। अगर आपका v का वैल्यू c के बराबर हो जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होने का क्या मतलब है कि लाइट इज नॉट बेंडिंग, लाइट इज नॉट रिफ्रैक्टिंग, इट इज ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम। अगर लाइट एयर से एयर में ही ट्रैवल कर रही है तो क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बेंड ही नहीं होगी। सेम मीडियम में ट्रैवल करेगी तो लाइट कैसे बेंड होगी? सो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम becomes equal to speed of light in air, then refraction will takes place or not? What is your answer? No. No, there will be no refraction. No. There will be no refraction because light is traveling in the same medium. और अगर सेम मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा हो। इट मे बी पॉसिबल कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस हो रहा हो, बट रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा। ऐसा हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा क्योंकि लाइट की बेंडिंग नहीं होगी। लाइट की बेंडिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि मीडियम और
आपका एयर, दोनों सेम हो गया, आपका जो मीडियम है वो एयर ही हो गया, है ना, देयर इज नो चेंज इन द मीडियम। बात समझ आ रही है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होने का मतलब ये है कि लाइट की कोई भी बेंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो जनरली हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है ना। जनरली हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमेशा किससे ज़्यादा होता है? 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो कोई रिफ्रैक्शन होएगा ही नहीं। अगर 1 के बराबर हो जाएगा देन देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। फॉर रिफ्रैक्शन टू अकर, refractive index must be greater than 1, then only refraction will takes place. अब सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1, क्या लेस देन 1 कभी पॉसिबल है? खुद से सोच के बताओ। नो सर, नहीं हो सकता। क्यों? क्यों लेस देन 1 नहीं हो सकता? No, sir. वाई? ये तो आपने सही बोला, नॉट पॉसिबल, बट वाई? Because sir, I think speed कभी नेगेटिव में नहीं बिल्कुल जब होता है। सही जवाब दिया है। किसने बताया बेटा? टीशा ने। Yes sir. वेरी गुड बेटा। देखो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। केला। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए n का वैल्यू आपका कभी भी लेस देन 1 पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटा? चलो, तो रिफ्रैक्शन होने के लिए हमेशा n का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब आप मुझे बता सकते हैं आप में से कोई कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? As we know that refractive index is defined like the ratio of speed of light in air to speed of light in medium. So can anyone say that what is the unit of this refractive index? Any comments? No sir, उसका यूनिट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्पीड की होगी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। बिल्कुल सही जवाब है। देखो बेटा, दोनों में स्पीड ही तो दी हुई है, ये भी तो मीटर पर सेकेंड है और ये भी तो मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस पैरामीटर, यू कैन से इट इज अ यूनिटलेस पैरामीटर। क्या आप ऐसा एक और पैरामीटर बता सकते हो जिसका यूनिट नहीं होता? ऐसा कोई पैरामीटर आप बता सकते हो जिसका यूनिट नहीं होता, जो यूनिटलेस होता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, वेरी गुड। अभी अभी हमने पढ़ा था बेटा, देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u, और यू कैन से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यू कैन सी हियर, हाइट भी आपका सेंटीमीटर में होता है, या ऑब्जेक्ट का हाइट भी सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो अ यूनिटलेस पैरामीटर। किसने बताया ये मैग्निफिकेशन बेटा? किसने आंसर किया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस तरह से देखो हमें ये भी चीज़ पता चल गई कि मैग्निफिकेशन भी यूनिटलेस पैरामीटर है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, अभी तो हमको एक दो एग्जांपल्स पता है, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। देखो थीटा इज इक्वल टू L/R आप लिखते हो ना, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते?
यस चलो, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि यूनिटलेस होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा। चलो, ये तो हमने बात कर ली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब हम आ जाते हैं कि स्नेल्स लॉ को हम कैसे अप्लाई करेंगे अगर हमें किसी भी मीडियम में अप्लाई करना है तो, ठीक है। किसी भी मीडियम में अगर हमें स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है तो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखो, सपोज करो ये हमारा ग्लास स्लैब है, फिर से हम वही ग्लास स्लैब बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारी लाइट देखो ट्रैवल कर रही है, ये हमारी नॉर्मल एक्सिस, ये लाइट हमारी बेंड हो गई, फिर ये हमारी नॉर्मल एक्सिस, फिर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इस तरह से हमारी लाइट ट्रैवल करती है जब वो एयर से ग्लास में जा रही है। सपोज दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, alternate interior angles are always same and this is your angle of emergent। तो अब बाहर का मीडियम भी एयर ही है ना, तो जब लाइट एयर से एयर में जाती है वापस, तो हमेशा जो एमर्जेंट का एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ एमर्जेंट के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर दोनों मीडियम सेम है तो मतलब एयर से लाइट एंटर हो रही है और वापस कहाँ पे एग्जिट हो रही है, एयर में ही एग्जिट हो रही है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज करो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, सो वी विल अप्लाई स्नेल्स लॉ लाइक दिस, n1 sin I, n1 sin of angle of incidence which is equal to n2 sin of angle of refraction, n1 sin I is equal to n2 sin R. This is your Snell's law। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन which is equal to a constant, and this constant is your refractive index of second medium with respect to first medium। जनरली हमारा फर्स्ट मीडियम जो होता है एयर होता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो इसलिए हमारा जनरली n1 का वैल्यू क्या होता है 1, लेकिन ऐसा हर बार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए ऊपर जो हमने स्नेल्स लॉ को डिफाइन किया था बिल्कुल इस तरीके से डिफाइन किया था, साइन आई अपॉन साइन आर विच इज़ इक्वल टू n2, ठीक है। n2 खाली मैंने लिखा था, इसका मतलब था आपका जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1 हो गया। क्या आपको ये बात समझ आ गई? यस यस अब सपोज करो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 30 डिग्री, लेट से एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको कितना दिया हुआ है 30 डिग्री लेट से, है ना। और हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ग्लास इज गिवन टू यू विच इज लेट से 3/2, ठीक है। ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ और हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, तो हम देखो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, n1 sin I which is equal to n2 sin R, and we will calculate angle of refraction by this law। n1 का वैल्यू कितना दिया, देखो एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा 1, साइन ऑफ I मीन्स साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है कौन बताएगा? विच इज इक्वल टू n2 sin R, n2 का वैल्यू कितना है बेटा 3/2 एंड साइन ऑफ R, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? यस ट्रिग्नोमेट्री मेरे ख्याल से सबको आती होगी। 1/2। 1/2, वेरी गुड।
बेटा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हमें आना चाहिए, मेरे ख्याल से आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा दिया क्या मैथ्स में? यस सर। है ना। साइन 30 इज 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2 साइन ऑफ आर। ठीक है, तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो साइन आर का वैल्यू किसके बराबर मिल गया आपको? 1/3 के। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/3। दिस विल बी योर आंसर। गेटिंग इट? तो इस तरीके से हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। क्या आप सबको ये बात समझ आ गई? यस। यस सर। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए, मैं आज आपको दूंगा। वो सारे क्वेश्चंस आप स्नेल्स लॉ पे ही दूंगा, आपको इस तरह से ही अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बेटा? टुडे वी आर एंडिंग अवर सेशन हियर ओनली, we will meet again tomorrow. Okay, bye bye to all of you. बाय सर।